कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल द माताजीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज की प्रवचन को आप सबने ज्वाइन किया है। आज फिर से हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें हर ग्रेस इंदिरा सखी माता जी की एसोसिएशन मिलने जा रही है। मैं वैसे तो सबको पता है माता जी का, लेकिन मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए माता जी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माता जी हर ग्रेस इंदिरा सखी माता जी हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी की शिष्या हैं और हिज ग्रेस तपन मिश्रा प्रभु की गुड वाइफ हैं। माता जी ने जो मास्टर डिग्री है एमटेक है आईआईटी दिल्ली से की है कंप्यूटर साइंस की। और माता जी स्त्रियों की भूमिका, उनके कर्तव्यों और उनको मार्गदर्शन करने के लिए माता जी प्रवचन भी करती हैं। और इसी तरह से और वह माता जी जो हैं इस्कॉन की शिक्षा विभाग में भी कार्य करता है। उच्चतम शिक्षा और मल्टीनेशनल कंपनी में भी इतना उच्च पद होने के बावजूद भी वह आज एक सफल और सुखी गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ मानती हैं और अपनी बेटियों और पति के साथ मायापुर बंगाल में रह रही हैं। और माता जी अपनी माता के दायित्व को भी बहुत कुशलता से संपन्न करती हैं, निभाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जो बेटियां हैं वो इस्कॉन में यंगेस्ट हैं, सबसे छोटी हैं, जिन्होंने 14 साल की उम्र में भक्ति वैभव कोर्स कंप्लीट किया है। 9 साल की उम्र में भक्ति शास्त्री उनकी एक बेटी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एट द सेम टाइम साथ ही साथ उनकी जो भौतिक शिक्षा है उसमें भी वो प्रखर रूप से निखर रही हैं उनकी बेटियां। तो माता जी की एसोसिएशन हमें मिलने जा रही है। मैं माता जी से आज निवेदन करूंगी कि प्लीज आप आज का जो प्रवचन है, आज की टॉक है, प्लीज आप स्टार्ट करिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सौभाग्य मेरा है कि आप सबसे बहुत बहुत महीनों के बाद फिर से संग मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हम स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वरी माता जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो मैं हैंड्स फ्री। अच्छी माता जी, बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्ण। तो बहुत समय के बाद फिर से हम सब की मुलाकात हो रही है। बहुत कठिन था पिछला ये 1 साल, पर कृष्णा कृपा अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, अब ठीक है, अच्छी है। तो आज का विषय है लिव इन रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड्स एंड जस्ट फ्रेंड्स। तो इस विषय में थोड़ा हम बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि दिसंबर में कुछ यूथ गर्ल्स के सेमिनार्स हुए थे, जिसमें मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। तो उसमें ये सब सवाल पूछे गए थे। तो जो माता जी ऑर्गेनाइज कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला था लिव इन रिलेशनशिप्स पे बात करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं काफी चकित हुई कि ये विषय इस पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। पर फिर समझ में आया कि हाँ, ये काफी यंग गर्ल्स और बॉयज के माइंड पे है ये सारी चीजें कि ये ठीक है कि गलत है तो इसमें क्या गलत है। तो उस समय उस सेमिनार में इतना खुल के इस पे बात करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि काफी टॉपिक्स कवर करने थे। तो मैंने सोचा ये क्लास रखेंगे जिसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल में बात कर सकें। तो 2 कारण है कि क्यों हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक तो काफी युवतियां इस्कॉन से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ती हैं, यंग गर्ल्स, और उनके ये सवाल होते हैं क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है
कि एकदम स्पर्श नहीं है कि ये चीजें सही है कि गलत है। हम समझते हैं कि ठीक है शायद गलत है, पर कुछ कुछ स्थिति में ठीक भी हो सकती हैं, तो इस तरह से शंका आती है उनके मन में। और दूसरी बात है कि काफी हम इस संघ में माताएं हैं जिनके हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और हमें उनको ये शिक्षा देनी है कि क्या सही है गलत है। हो सकता है हमारे मन में स्पर्श हो कि ऐसा ये चीज सही है गलत है, पर हमें ये अपने बच्चों को भी बताना है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि केवल बोलना कि ये करो और ये ना करो, बस ऐसे बोलना इनफ नहीं है। हमें थोड़ा और डिटेल में उनको समझाना होगा कि वो ठीक से समझ पाए ये सारे विषय। तो इसलिए हम ये चीजें ले रहे हैं। काफी जो बच्चे जुड़ते हैं इस्कॉन से वो समझते हैं कि हाँ, आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनको बहुत अच्छा लगता है चैंटिंग करना, कीर्तन खासकर बहुत अच्छा लगता है यूथ को, इस्कॉन के यूथ को। पर जो डूज एंड डोंट्स हैं वो उनको एकदम समझ में नहीं आता, या फिर उनको लगता है कि इसका क्या मेरे आध्यात्मिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल है कि नहीं। उनको लगता है कि मैं अपना जैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि सारे संसार में बहुत कम लोग हैं जो भगवान के विषय में सोच रहे हैं। तो आप जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें भगवान को अपने एटलीस्ट मेक गॉड एंड गॉड कॉन्शियसनेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब अपने जीवन का एक भाग बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम असली प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सब चीजें अपनानी होंगी। मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना है, और जो चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन के विरोध हैं उनको रिजेक्ट करना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं होगी, पर या तो बहुत स्लो होगी या थोड़ी प्रगति होगी, थोड़ा हम पीछे हटेंगे। और इससे क्या होता है कि फिर आदमी डिस्करेज हो जाता है। हमें लगता है कि क्या ये सही है, क्योंकि मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा। जैसे कुछ लोग ज्यादा चैंटिंग कर पा रहे हैं और बड़े इजीली वो कुछ चीजें मतलब आगे बढ़ पा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर मुझे वो मन से इच्छा नहीं हो रही। तो हो सकता है वो इच्छा इसलिए नहीं हो रही कि हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे या प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओवरनाइट बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, पर एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे तो वो प्रयास कृष्ण भगवान जरूर देखेंगे और हमें और अच्छे से प्रगति करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम ये विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिनको नहीं पता कि लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ वैसे तो बहुत कॉमन प्लेस हो गया है आजकल, पर इसका अर्थ है कि शादी करे बिना जब स्त्री और पुरुष एक छत के नीचे रहने लगते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट पाश्चात्य देशों में तो काफी टाइम से है, पर भारत में अब धीरे धीरे और कॉमन हो रहा है। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे एक मैंने ऐड देखा था कि एक सीरियल है, इट्स कॉल्ड लिटिल थिंग्स। उसमें ऐसे बताया है कि एक स्त्री और पुरुष साथ में रह रहे हैं, तो मतलब उनकी लाइफ के बारे में है, वो जॉब पे जा रही है, आ रही है, उनके फ्रेंड्स क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं। पर ये प्रमाइस है कि वो शादीशुदा नहीं है पर साथ में रह रहे हैं। और वो बहुत कॉमन, मतलब बहुत साधारण से रूप में दिखाया। ऐसा नहीं है कि वो जब सीरियल खुलता है तो उस पे वो बातचीत कर रहे हैं कि अरे हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे दिखाया है कि ये तो नॉर्मल चीज है। तो इसमें कोई आई थिंक फर्स्ट फ्यू सीरियल्स में इसमें कुछ चर्चा भी नहीं करी जाती। वो कभी बात नहीं करते कि अरे हमें शादी करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है।
बस वो रह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, उठ रहे हैं। मतलब अगर आपको शुरू में पता भी नहीं चलेगा कि ये शादीशुदा नहीं है, पर बिकॉज उसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप है, तो इस तरह से। तो जब टीवी पे ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, तो जो यंग माइंड्स है वो अपनाने लगते हैं कि ये नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये चीजें हम अपनी संस्कृति में अपना लेंगे, जबकि ये हमारी संस्कृति क्या किसी भी संस्कृति का भाग नहीं है ये सब चीजें। तो पहले हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा, क्यों लोग रहना चाहते हैं बिना शादी करे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें उनके जीवन पे क्या प्रभाव आता है। तो देखिए, ये पाश्चात्य देशों में तो काफी टाइम से चला आ रहा है। तो अगर हमें कुछ देखना है कि इसके क्या लाभ और डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम उनके ओर देख के सीख सकते हैं। अब जिसने ऑलरेडी अपनाया हुआ है, तो उनकी सोसाइटी में उस पर क्या असर हुआ, वो हम देख सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं। तो क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं, और ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया और कुछ लड़कियों से हमने बातचीत करी। जैसे मेरी बेटी है, उसकी एक दोस्त है, दिल्ली हम कभी कभी जाते हैं, तो वो बता रही थी कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती, मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप ही अच्छा है। तो उसने फिर बताया क्यों। तो कुछ कारण ये है कि लड़का लड़की अपने आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऐसी स्थिति में है कि वो माँ बाप से दूर हैं, हो सकता है किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं हम एक ही घर में रहें तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बड़े शहरों में रेंट बहुत ज्यादा है, तो पाश्चात्य देश में ये भी लोग करते हैं कि रेंट बचाने के लिए एक साथ में रहने लगते हैं। ऑफ कोर्स उनमें मतलब संबंध भी हैं, और साथ, पर वो सोचते हैं कि अलग अलग रहने से अच्छा एक साथ में रहें। पर एट द सेम टाइम वो विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा होगा अगर हम ऐसे साथ में रह के देख पाए, परख सकें कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं कि नहीं। तो लाइक अ टेस्ट, कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हम कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो वो इस विचार से सोचते हैं कि पहले अगर हम खाली डेटिंग तक रहें, तो हम कुछ घंटे के लिए मिलेंगे, हम ठीक से पहचान नहीं पाएंगे कि हमारा चरित्र, दूसरे आदमी का चरित्र कैसा है, और हम मैच करते हैं कि नहीं। पर अगर साथ में रहने लगेंगे तो फिर अच्छे से देख पाएंगे। तो ये एक सोच विचार है साथ में रहने का शादी के पहले। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि डिवोर्स बहुत मेसी है, तो यही कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, और नहीं होगा तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। ब्रेकअप तो खैर इतना इतना मुश्किल नहीं है, पर अगर विवाह हो गया, फिर डिवोर्स फाइल करो, फिर अपनी चीजें अलग करो, तो वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते। और एक कारण, ये जो मेरी बेटी की सहेली ने उसे बोला, उसका ये कारण था कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो ही इनफ होना चाहिए, उसके अतिरिक्त हमें क्या जरूरत है, कि कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, या कोई हमें कानूनी कागज की जरूरत नहीं है साथ में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। केवल लव शुड बी इनफ, कि हम प्रेम करते हैं, हम साथ में रहना चाहते हैं, और कोई हमें डंडा नहीं देगा कि तुम हमें अब हमेशा के लिए साथ में रहो। ये हमारी डिसीजन होनी चाहिए कि हम साथ में रहना चाहते हैं। तो वो दे डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो उनका शादी के ऊपर विश्वास उठ चुका है। अब अजीब सी बात ये है कि जिस लड़की ने बताया मेरी बेटी को, उसके माँ बाप तो बहुत खुशी से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार हो सकता है कि मम्मी पापा में बहुत लड़ाई हो, तो बच्चों को लगता है कि क्या फायदा, शायद ऐसा नहीं। तो हमें लगता है शायद वो काफी किताबें पढ़ती है, उससे इन्फ्लुएंस होके। और जैसे मैंने कहा, टीवी तो है ही हमारा
नया गुरु जो सब कुछ सिखाती है। तो टीवी और इंटरनेट, इससे बहुत हम प्रभावित हो जाते हैं अनजाने में। तो ये चीजें हमें अब साधारण लगने लगती हैं, और हमें साधारण क्या, हमें अच्छी लगने लगती है कि इसके तो फायदे ही फायदे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर अब बच्चे, और नॉट जस्ट बच्चे, थोड़े ये सब बड़े लोग हैं, मतलब इन 20s एंड 30s, तो वो इतना दूर तक देख नहीं रहे हैं कि इस पे एक्चुअली उनके जीवन पे क्या प्रभाव होगा। अब रिसर्च ये बताती है कि जैसे मैरिजेस, तो आप देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप तो शादी के जैसे ही हो गया, साथ में रह रहे हैं, कई बार बच्चे भी हो जाते हैं और फिर शादी है। पर जो जितने ये लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, ये ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं, और इनका रेट ऑफ ब्रेकअप्स इज मच हायर देन रेट ऑफ डिवोर्सेस। ठीक है, ये जो शादियां और जो लोग शादी करते हैं पाश्चात्य देश में, 50% तो डिवोर्स हो जाते हैं, पर उससे भी ज्यादा परसेंटेज है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो। तो पहली बात तो कि ये स्टेबल नहीं है। हम जो लोग सोचते हैं कि शादी के जैसे ही है, क्या अंतर है, इससे अच्छा हम लीगल चीजों में ना पड़े, वही जैसे कानून के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, तो सेम, पर फर्क है, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। तो पहली बात तो काफी सारे ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। दैट इज अ क्लियर डाउनसाइड, क्लियर प्रॉब्लम, क्योंकि जब टूटते हैं बहुत कम होता है कि दोनों पार्टी सोचते हैं कि हाँ हाँ ये अभी अच्छे से नहीं हम निभा पा रहे, चलिए हरे कृष्णा, या वो टाटा बाय बाय, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते, खुशी खुशी। ब्रेकअप तो हमेशा दर्दनाक होता है। तो हो सकता है कि एक इंसान छोड़ना चाहता है, दूसरा नहीं, या दोनों इंसान फेड अप हो गए, पर जो भी स्थिति है वो अच्छी नहीं होती। तो पहली बात तो ये रिलेशनशिप्स अनस्टेबल है और काफी हद तक टूट जाते हैं। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, पर एटलीस्ट जो कायम रहते हैं और आगे चल के विवाह कर लेते हैं, क्योंकि वो तो टेस्ट कर रहे थे कि भाई हम एक दूसरे के लिए ठीक है कि नहीं। तो अगर उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया, मतलब उन्होंने अच्छे से आजमा लिया है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं, और वो आगे चल के फिर विवाह कर लेते हैं। पर आश्चर्य की बात है कि ऐसे विवाह में डिवोर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। तो जो लोग शादी के पहले एक साथ में रहते हैं, और जो लोग नहीं रहते पर ऐसे ही डेट करते हैं, जान पहचान हो जाती है और शादी हो जाती है, तो ये रेट ज्यादा है डिवोर्स का। तो शुरू में लोगों ने सोचा ये इसलिए है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं, वैसे भी वो समाज को ज्यादा महत्व नहीं देते, तो उनके लिए डिवोर्स लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोग जो शादीशुदा हैं, वो तब भी अपनी ड्यूटी समझ के वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब कि शुरू में जब ये लिव इन रिलेशनशिप्स शुरू हुई थी, तो वो विवाह भी करते थे, तो इतने स्ट्रॉन्ग कमिटेड नहीं होते थे, तो काफी बारी डिवोर्स हो जाता था। पर फिर अमेरिका में रिसर्चर्स बोलने लगे कि ये तो शुरू शुरू की बात है, अब देखो 20-30 साल के बाद अब कॉमन हो गया है लिव इन रिलेशनशिप, तो अब कोई अंतर नहीं है डिवोर्स रेट में। पर तब भी 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, उसके बाद विवाह करते हो, तो पहले 1 या 2 साल में डिवोर्स रेट कम है कंपेयर टू जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, पर उसके बाद उनका डिवोर्स रेट हाई हो जाता है। तो कहने का मतलब कि शुरू शुरू में उनको कोई बिग सरप्राइज नहीं है कि आप साथ में रह रहे थे, फिर विवाह हो गया, तो आप एक दूसरे को जानते हो। पर जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वैवाहिक जीवन की,
तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे वो इतने कोई अच्छे, मतलब आपने इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया टेस्ट करके अपनी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है किसी एक आदमी या औरत को एकदम अच्छे से परखना कि वो हर स्थिति में कैसे बिहेव करेंगे, है ना। बिकॉज जीवन ऐसा ही होता है कि स्थितियां बदलती हैं, लोग भी बदल जाते हैं, और वैवाहिक जीवन का मतलब है कि एक दूसरे का साथ बनाए रखना। पर ऐसा मतलब जो बड़ा प्रेमाइज था लिव इन रिलेशनशिप्स का कि हम टेस्ट करेंगे और फिर हम जब सफल होंगे तो अब हमारी वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं प्रूव हुआ। तो ये भी आश्चर्य की बात है ना। तो फायदा क्या हुआ? आपने इतना समाज के तौर तरीके के अगेंस्ट जाके लिव इन रिलेशनशिप में घुसे। पहले तो आपको रिलेशनशिप इटसेल्फ अनस्टेबल है, और ये तो आप सोचें तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर आप ऐसे संबंध में हो जिसमें आप मतलब इसलिए घुसे हो कि आप चाहते हो कि अगर हम अ, ये संबंध तोड़ना चाहें तो आसान हो, तो ऑब्वियसली वो इनसिक्योरिटी, आप असुरक्षित रहोगे अपने मन में कि क्या पता मेरे पार्टनर को कल ऐसा लगे कि वो खुश नहीं है तो वो आराम से चले जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने कोई एज सच कमिटमेंट नहीं करी है। ठीक है, आप एक साथ में एक छत के नीचे रह रहे हो, पर वैवाहिक विवाह के बंधन में नहीं हो, बंधन जो बोलते हैं, तो आपने ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दी है अपने पार्टनर को, तो वो शंका हमेशा मन में रहती है। और कुछ बारी ऐसा भी होता है कि एक इंसान को लगता है कि नहीं, एक्चुअली हमारी ठीक से नहीं पट रही है, पर फिर उनको लगता है कि पर अब तो हम साथ में 2-3 साल रह चुके हैं, अब मैं इसको छोड़ूंगी तो और कोई मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस चक्कर में भी वो शादी कर लेते हैं, और वैसा उनका शादीशुदा वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, पर तब भी क्योंकि साथ में रहे हैं, सो by force they kind of get married। और ये भी रिसर्चर्स ने देखा है कि ऐसे जो काफी बारी होता है कि आदमियों के साथ ऐसा होता है कि पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, शुरू में तो ऐसा होता है कि हाँ देखेंगे सही है कि नहीं है, और कुछ लोगों का ये विचार होता है कि हम तो शादी को मानते ही नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। पर कई बारी होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको मन में थोड़ा लगता है, और खासकर जब उनके सारे दोस्तों की शादी होने लगती है ऐसे करके, तो वो कहते हैं नहीं हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, अब तो हम साथ में रह ही रहे। तो वो जो आदमी ऐसे काइंड ऑफ फोर्स होके शादी करते हैं, तो वो अपनी वाइफ के प्रति इतना ख्याल नहीं रखते, इतने कमिटेड नहीं होते। तो वही बात है कि इसका लाभ क्या है, क्योंकि जो पॉइंट्स थे कि हम टेस्ट करना चाहते हैं या हम विवाह में बिलीव नहीं करते, फिर दूसरा एक पॉइंट था कि हम केवल प्रेम के आधार पर साथ में रहेंगे। पर क्या होता है कि टाइम के साथ वो जो इनिशियल एक्साइटमेंट वो सब होता है हर रिश्ते में, ये नहीं कि खाली स्त्री पुरुष के। कई बार हम किसी से नई दोस्ती करते हैं तो शुरू शुरू में हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो लोग, फिर बाद में हो सकता है कि हमारी दोस्ती बनी रहे, पर जो इनिशियल एक्साइटमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, विच इज नेचुरल। पर ऐसा भी होता, स्त्री पुरुष के संबंध में ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है तो उनको लगने लगेगा कि शायद मैं इनसे इतना प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो फिर वो शंका मन में आने लगती है, और उस टाइम पे कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है क्योंकि विवाह तो आपने किया नहीं, तो ये आसान हो जाता है कि इन दोनों में से कोई एक छोड़ के
चले जाएं। अब हमें ये देखना है, क्योंकि हम खासकर स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, कि उनके मन पे क्या असर होगा अगर इतना कमिटमेंट उनकी तरफ से है कि वो साथ में रहने लगते हैं, के संबंध भी होते हैं, इंटीमेट रिलेशंस, और पर कुछ साल बाद वो टूट जाता है रिश्ता, तो उनके मन पे क्या बीतेगी। क्योंकि नॉर्मल भी अगर स्त्री पुरुष का संबंध होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कितनी अटैचमेंट हो जाती है कि जब ब्रेकअप होता है तो बहुत डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, पूरा उनका नजरिया जीवन के प्रति बदल जाता है। वो सोचने लगते हैं कि मेरे में क्या कोई कमी है, या फिर उसने ऐसा क्यों किया, या अगर उन्होंने ब्रेकअप किया था तो वो सोचते हैं कि अगर इससे मेरी नई पति मुझे अच्छे नहीं लगे तो और कोई मिलेगा कि नहीं। इस तरह से बहुत मन में विचार आते हैं। तो आप सोच सकते हो, अगर लिव इन रिलेशनशिप टूट जाए तो उसमें तो और भी गहरा असर होगा। तो हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि आजकल बच्चे इतना कुछ नहीं सोचते, इतना प्रभावित हो जाते हैं हम टीवी से और इंटरनेट से, कि पहली बात तो स्त्री पुरुष का संबंध बहुत नॉर्मल हो गया है कि अगर कोई किस कर रहा है और आगे बढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। उनको लगता है ये भी जीवन का तजुर्बा है, तो क्या हुआ, जब हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई और सही। ऐसे पर कहने की बात है, जब हम इससे गुजरते हैं तो बहुत गहरा प्रभाव हो सकता है मन में। तो ये सब चीजें हमें, अगर हम इस स्टेज पे हैं जहां हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं पहले। हम ऐसे हो सकता है कि जिस इंसान के साथ हम सोच रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमें विश्वास दिला रहे हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारा ख्याल रखना चाहते हैं, उनके विचारधारा भी अच्छी है। पर फिर ये सवाल आता है कि अगर ये सब है तो विवाह क्यों नहीं, क्यों हम ऐसे बंधन में पड़े जिसका ना कोई ना सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। मतलब सब लोग तो अभी भारत में क्या है, इवन पाश्चात्य देश में हो सकता है बहुत कॉमन हो गया है, पर तब भी एकदम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं है। तो भारत में तो अभी वैसे भी नहीं है, और इसके यही कारण है कि टूट जाए तो दोनों स्त्री पुरुष को दर्द ही मिलता है। कोई इससे ऐसा बहुत कम होगा कि इतने साल क्या, अगर आप इवन हफ्ते या कुछ महीनों साथ रहें और फिर चले जाएं तो बहुत रेयर होगा कि तब भी वो अपना नॉर्मल फिर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इट नेचुरली हैज एन इफेक्ट। और फिर इसका क्या असर होगा हमारे आध्यात्मिक जीवन में। जब मन ही विचलित है तो हम आध्यात्मिक जीवन पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। ये तो समय है जब हमारा विवाह नहीं हुआ कि हम या तो पढ़ाई पे ध्यान दें या प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत बारी माता जी इसको बोलती हूँ, ये तो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अभी इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। सेवा कर सकते हैं, लेक्चर्स सुन सकते हैं, जब छुट्टियां हो तो तीर्थ पे जा सकते हैं अपने परिवार के साथ या कोई और ग्रुप के साथ। तो ये सब चीजें, पर अगर हम रिलेशनशिप में, मतलब किसी लड़के के रिश्ते में हो, तो फिर तो पूरा समय, बिकॉज इट्स नेचुरल, ये चीज ही ऐसी है, आकर्षण, पुंसाम स्त्रियम मिथुनी भावमितम, के पूरे इस संसार में ये तो बहुत अटूट बंधन हो जाता है। तो अगर हम ऐसे रिश्ते में घुस जाए तो फिर आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये चीजें जहां तक हो सके हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, कि क्या ये सही है गलत है,
सोचना भी नहीं चाहिए हमें। ये तो गलत, मतलब इसका कोई लाभ नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं अगर कोई पुरुष हमारे हमारे लिए सही है विवाह के लिए? तो इसके अलग तरीके होते हैं। हम तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संस्कृति में हैं जहाँ पे स्त्रियों को स्वयं अपने पति नहीं ढूंढने पड़ते। अब पाश्चात्य देश में आप भक्तों को भी अगर ये सलाह देना चाहो कि बंधन में नहीं पड़ो, तो वो कहते हैं कि फिर हमारा विवाह कैसे होगा, क्योंकि वहां पे अरेंज मैरिज होती नहीं है। अब जब तक कोई पुरुष से आपका संबंध नहीं होगा तो आपको प्रपोज कौन करेगा, क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है। तो वो तो ऐसे स्थिति में फंस जाते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं रहता। ऑफ कोर्स उस स्थिति में भी हम यही उनको सलाह देते हैं कि ठीक है, आपको संबंध रखते हैं, आप थोड़ा बातचीत कर सकते हैं किसी और के प्रेजेंस में, लाइक इन अ ग्रुप, किसी कार्यक्रम में, पर एकांत में ना मिले, ऐसे कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं। पर भारत में तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये कॉन्सेप्ट अभी भी कायम है कि अगर हम अपने लिए ना खोजें तो माता पिता या कोई बड़े बुजुर्ग या कॉन्ग्रीगेशन के सीनियर गृहस्थ हैं जो हमारी मदद करेंगे। और हमने देखा है काफी लड़कियों के बड़े सक्सेसफुल मैचेस वो मिल जाते हैं, उनका बड़ा अच्छा वैवाहिक जीवन कट रहा है। तो हम इस स्थिति में तो देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई भी रीजन नहीं है कि आप क्यों किसी लड़के के संबंध में हो। और रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब लाभ बहुत कम है इफ एट ऑल, और रिस्क बहुत ज्यादा है। और जिस कारण के लिए हम ऐसे संबंध में जाते हैं कि चलो आगे चल के हम अपना जीवन साथी मिल जाएगा, फिर हम विवाह करेंगे, यही ज्यादातर तो सब स्त्रियों का यही उद्देश्य होता है। बहुत कम ऐसे होंगे, और वो भी बचपना है कहने के लिए कि नहीं हम तो बस प्यार के बेसिस पे साथ में रहेंगे, मुझे विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। अभी इच्छा नहीं है, पर 10 साल बाद, 15 साल बाद इच्छा उत्पन्न होती है, एंड बाय दैट टाइम इट्स टू लेट। तो ये सब हमें समझना चाहिए। हमने लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी। अब हम ये सोचें कि अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं, पर बॉयफ्रेंड होने में क्या बुराई है? ठीक है, हम साथ में रहे तो नहीं रहे, हम ज्यादातर बातचीत ही कर रहे हैं, पर वो ये हो जाता है कि आज की डेट में, नॉट इवन आज की डेट में, हमेशा से अगर स्त्री है पुरुष है संबंध में है, तो वो खाली बातचीत तक तो खत्म नहीं होता, बात तो आगे बढ़ ही जाती है। क्योंकि ये जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, अग्नि और मक्खन, तो अग्नि के सामने मक्खन तो पिघल जाएगा, तो इट्स अनअवॉइडेबल। आप ये कह नहीं सकते कि हम तो बिल्कुल शुद्धता से अपना रहेंगे जब तक हमारा विवाह नहीं होता, और अगर नहीं हमारा पटा तो हम अलग हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं। इवन अगर शारीरिक रूप से हमने कुछ नहीं किया, पर ये चीजें ऐसी होती हैं कि मानसिक रूप से बहुत अटैचमेंट हो जाती है। तो अगेन हम यही सलाह देंगे कि ऐसे संबंध में मत पड़िए जहाँ पे आपको मन विचलित हो जाएगा, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी, आध्यात्मिक जीवन भी नहीं हम प्रगति कर पाएंगे या ध्यान दे पाएंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड्स, पर फिर ठीक है, व्हाट इज द हार्म इन बीइंग जस्ट फ्रेंड्स, है ना, हमारा लास्ट विषय है कि हम किसी संबंध में नहीं पड़ेंगे, पर अगर हम ऐसे स्थिति में हैं, जैसे हम कोएड स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो ग्रुप होता है, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ में मिलते हैं, कैंटीन में बैठ रहे हैं, तो कैसे कुछ हमारे ऐसे मित्र हो सकते हैं जो लड़के हैं, तो उसमें क्या बुराई है? तो बुराई मतलब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगेन स्त्री और पुरुष का टोटली प्लेटोनिक रिलेशनशिप, प्लेटोनिक मतलब कि कोई आपका आकर्षण नहीं है, आप केवल फ्रेंड्स हैं, तो ये होना बहुत रेयर है।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप स्वयं देखेंगे कि आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं, मतलब खाली गर्ल्स गर्ल्स बैठी हैं, बात कर रही हैं, जैसे ही लड़कियां आते हैं कुछ एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। और ये तो मतलब स्वाभाविक चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे इम्यून है, फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए काफी अगेन मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिसमें लोग कह रहे थे कि हाँ, हम तो ऑफ कोर्स खाली फ्रेंड्स हैं, इट्स पॉसिबल टू हैव फ्रेंडशिप। फिर उनको पूछा गया, पर कभी आपको ऐसा लगता है सेक्सुअल टेंशन मतलब कभी कभी हमें शारीरिक आकर्षण लगता है आपको अपने दोस्त के प्रति? तो वो कहते हैं हाँ, कभी कभी हमें लगता है, क्योंकि जैसे हमने बोला ये तो स्वाभाविक है। तो अब इसमें क्या बुराई है कि हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आप अकेले हैं और फिर सोच के कि हम तो खाली दोस्त हैं, ठीक है, हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या वो हमें ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे वैसे करके, और फिर आप ऐसे फिर उसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं। काफी ऐसे दोस्त होते हैं जो फिर रिलेशनशिप में हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब रिलेशनशिप में होना मतलब कॉम्प्लिकेशंस ही हैं। आपके लाइफ साधारण सिंपल नहीं रह सकती। तो इसलिए हमारा मेरा यही सुझाव है कि इवन जस्ट फ्रेंड्स शुड बी अवॉइडेड। हो सके तो आप लड़कों से थोड़ा दूरी ही रखें। और अगर लड़कियां ऐसा सोचें कि आज की डेट में कैसे पॉसिबल है, सब हमें हमारा मजाक उड़ाएंगे या ऐसे, तो मतलब आप जितना कम से कम बात हो सके उतना करिए। और पॉसिबल तो है, क्योंकि हम जैसे मायापुर में रहते हैं, यहाँ पे काफी ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो खाली लड़कियों के साथ ही उनकी दोस्ती है, कभी लड़कों से नहीं बात। मतलब मेरी लड़कियां हैं, अब वो 18 साल की हो गई है बड़ी वाली, उसने कभी लड़कों से बात ही नहीं करी टिल 6वीं क्लास तक। तो उनका कोएड था, उसके बाद लड़के अलग कैंपस में हो गए, लड़कियां अलग कैंपस में, तो फिर उनको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। पर इवन जब क्लास में थे तो लड़के अलग रहते थे, लड़कियां अलग रहती थी। तो इट इज पॉसिबल इवन इन अ कोएड स्कूल, अगर हम अपनी बच्चियों को शिक्षा दें कि आप लड़कियों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और खाली हमारे बच्चे नहीं, ऐसे काफी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, जिनमें ये संस्कार हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बच्चियां अकेली होंगी या हमारे बेटे, दोनों को शिक्षा देनी है, लड़कियों को और लड़कों को, कि वो बिल्कुल ही अकेले होंगे। ऐसे कोई अच्छे बच्चे होंगे उनकी क्लास में जिनकी संगति में वो रह सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं है तो ठीक है, स्कूल में जितना बातचीत हो जाए, पर ऐसा हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो मिक्स ग्रुप में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट पार्क में जा रहे हैं साथ में। अपनी तरफ से एज पेरेंट्स हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सही है क्या गलत है। और अगर हम सोचें कि हम तो पूरे संसार को बदल नहीं सकते, पर एटलीस्ट हम अपने अपने सर्कल में ये मेंटेन करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने कॉन्ग्रीगेशन में या हम अपने मंदिर में ये चीजें हम रखना चाहते हैं। और और वहां पे भी अगर मुश्किल है तो एटलीस्ट अपने परिवार में, अपने स्मॉल सर्कल में, जैसे मायापुर में भी ये सब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था जब हम आए, अब काफी मिक्स ग्रुप्स दिखते हैं, लड़के लड़कियां यंग एज में एक साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। पर आप एटलीस्ट अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं, उनको बोलिए कि ये सही नहीं है। और बस बोलना इनफ नहीं है, आपको दिखाना है कि देखो, और उदाहरण हमेशा हमारे सामने रहेंगे कि ऐसे थे कुछ लोग जो साथ में थे, डेटिंग कर रहे थे, अब साथ में नहीं है, तो उस लड़की को कितना बुरा लगेगा। कुछ लोग इंगेज थे, घूम फिर रहे थे साथ में बहुत साल, विवाह नहीं किया माता पिता ने, और फिर उनकी मंगनी टूट गई। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और कितना बुरा लगा होगा लड़की को, लड़के को भी शायद।
तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और हमें ये भी देखना है कि कुछ चीजें जो हमें हार्मलेस लगती हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे हमारे माता पिता के पीढ़ी में लड़के लड़कियों में बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी। फिर जब तक हम स्कूल में आए तो माता पिता ने इतनी ढील दे दी कि ठीक है, तुम एटलीस्ट रिलेशनशिप में ना हो पर लड़कों से बातचीत करनी है, साथ में प्रोजेक्ट करना है, तो इसमें बुराई नहीं है। पर उस ढील से क्या हुआ कि काफी, जब एक बार बातचीत शुरू हो जाए तब फिर कुछ लड़कियां बाकी संबंध रखना चाहती हैं। तो ये इतना धीरे धीरे होता है। और मेरी जनरेशन की जो अब फ्रेंड्स हैं, जो माताएं हैं, मैंने उनको पूछा कि आप अपने बच्चों को डेट करने को अलाउ करोगे, तो उन्होंने बोला हाँ, इसमें बुराई क्या है। तो हर पीढ़ी के साथ वो संस्कृति धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर हम सोचें कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि लड़कों से बॉयफ्रेंड जैसा संबंध मत रखो, बस तुम फ्रेंडशिप रखो, तो ये भी प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप अपने बच्चों को इसी हद तक रख सको, पर वो जब आगे चल के माता पिता बनेंगे तो वो अपने बच्चों को थोड़ी और ढील दे देंगे। तो पीढ़ियों के साथ वो संस्कृति खत्म हो जाती है। तो वही बात है कि ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें एज पेरेंट्स समझ नहीं आता। इसीलिए जब मुझे ये विषय दिया गया लिव इन रिलेशनशिप, मैंने कहा ये तो, इसमें बात करने की क्या जरूरत है, ये तो क्लियर है, हमारे बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, मतलब हमें इतनी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें हो रही हैं, मतलब दिल्ली में हो रही है। मेरी मम्मी बता रही थी उनकी कॉलोनी में, इतनी अच्छी कॉलोनी है, वहां पे भी ऐसे रह रहे हैं लोग, सबको पता है कि इनका विवाह नहीं हुआ, ये साथ में रह रहे हैं, अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो जिनका घर था उन्होंने दे दिया रेंट पे। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल हमारे इंडियन कल्चर में आ गई हैं, और हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और इसका हम इसी इसी तरह से सामना कर सकते हैं कि हम बात करें। हम ये ना सोचे कि ये चीजें कभी नहीं होंगी, ये हो रही हैं। तो हमें इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों पे अगर हम ध्यान ना दें तो हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो सकता है। और हम बच्चों को ये शिक्षा ना दें तो उनके जीवन में भी बहुत बुरा असर हो सकता है। तो मेरा यही यही मेरी विनती है कि आप लोग जो माता पिता हैं और जो ऐसे हैं जो बाकी लड़कियों को गाइड कर रहे हैं, तो उनसे ये इन चीजों पे खुल के बात करें और उनको सही मार्गदर्शन दें। हरे कृष्णा। तो मैं पॉज करती हूँ, और आपके कोई प्रश्न और कमेंट्स, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा सखी माता जी, हमें इस विषय पे हमें इनलाइटन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है किसी माता जी का तो वो पूछ सकते हैं। आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं माइक। हरे कृष्णा। माता जी, जिन्होंने हैंड रेज किया, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा। हरे कृष्णा माता तो जी। मुझे एक मैसेज आया है कि वो पूछना नहीं चाहती, पर चैट में लिखा है कि हम कैसे ऐसे, हाउ टू प्रिवेंट बीइंग अट्रैक्टेड, मतलब हम कैसे नहीं आकर्षित हों लड़कों के प्रति। तो ये तो हम नहीं कर सकते। ये आकर्षण तो नेचुरल है। तो आपको आकर्षण होगा, पर आपको ये सोचना है कि ये आकर्षण मैं अपने पतिदेव के लिए रखना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा होगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पेशेंट रहूं, कि थोड़ा
पेशेंट को हिंदी में बताइए कि थोड़ा धैर्य रखूं, क्योंकि जब मेरा विवाह होगा तो तब मुझे मौका मिलेगा बहुत अच्छे पुरुष के साथ संबंध रखने का। और ये सारी बातें कि अगर हम फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि संबंध नहीं पर बॉयज के साथ फ्रेंडशिप भी अच्छा लगता है। कई बार वो इतने मजाकिया होते हैं, जैसे हम गर्ल्स में नहीं होता, डेयरिंग होते हैं, तो हमें फ्रेंडशिप भी पसंद है। तो हाँ, आपको ये सब आजमाने का मौका मिलेगा जब आपका विवाह होगा। तो हमें ये मन में रखना है कि आकर्षण मैं नहीं बंद कर सकती, पर हमें उस पे एक्ट नहीं करना है। सो वी ऑलवेज हैव डिजायर्स इन आवर माइंड। जैसे हमें आकर्षण होता है या कभी कभी हमें किसी के प्रति गुस्सा आता है, तो ये सब चीजें जो हमारे मन में आती हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते, पर उन पे हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो वो तो हमारे बस में है कि एटलीस्ट अगर हमें किसी के प्रति आकर्षण है, हमें दिख रहा है कि वो लड़के को भी हमारे में इंटरेस्ट है, पर आप थोड़ा सा संभल के रहें और उस लड़के को इनकरेज ना करें, तो अपने आप वो फिर थोड़ा संभल के रह सकते हैं। Supriya, you don't have to keep your pallu on your head when you're alone. सुप्रिया पूछ रही हैं कि क्या हमें पल्लू सर पे रखना चाहिए जब हम अकेले हैं। आप अगर कुछ सेवा कर रहे हैं ऑल्टर पे तो बिल्कुल हमें अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम भगवान के सामने हैं। पर वैसे और अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो बाल ना आए तो भी ढक के रखना अच्छा है, पर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप अकेले हो या अपने परिवार वालों के साथ में हो, लाइक मम्मी पापा, आपकी विवाह नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है रखना। माता जी, मैं सारे चैट के क्वेश्चंस पढ़ नहीं सकती, तो आप पढ़ के पूछ सकते हो ज्ञानेश्वरी माता जी। जी माता जी, जी। माता या जी, पहले एक माता जी का हैंड रेज है, उनसे पूछ लें हम हाँ, क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी। गोमती माता जी, और आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Pranam Mataji, I just wanted to share something. It's not a question as such, it's just from experience that if we mix with boys at a young age, then the tendency remains even when we get married. So it doesn't bode well for the husband, like he's always alert that my wife is talking to such and such freely. So I just wanted to share this point. Thank you so much. It's a very important point. Yes, because if we have such relations or we are casual about interacting with the opposite sex, then that doesn't go away even after you get married. So yes, अगर हमारा शादी के पहले संबंध है पुरुषों के साथ, तो वो शादी के बाद भी हमें इतनी आदत होती है सबसे कैजुअली बात करने की, पर कई बार इसका बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि डिवोर्स होते हैं और वो किसी और से शादी कर लेती हैं। तो ये हुआ कैसे? मतलब आपको किसी और से आकर्षण हुआ, पर शादी आप अपनी पति को छोड़ के किसी और से विवाह कर रहे हैं, मतलब खाली आकर्षण पे नहीं था, आपका संबंध कायम हुआ किसी और के साथ। मतलब आपको आदत है पुरुषों से बातचीत करने की, तो फिर कई बारी वो इस हद तक चली जाती है। यू आर सो राइट कि हमें शुरू में ही इन चीजों को मतलब कंट्रोल में रखना है। थैंक यू, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक माता जी ने हैंड रेज किया है, नंबर 1, उनका नाम है। माता जी, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं चैट में से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं विदाउट देम बीइंग डिफेंसिव और थिंकिंग दैट वी आर बीइंग ऑर्थोडॉक्स एटसेट्रा? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी को ये बताना चाहो जो थॉटफुल नहीं है, तो वो नहीं अपनाएंगे।
तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, उनको आप बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है, और स्टैटिस्टिक्स आप शेयर कर सकते हो कि ऐसा होता है, बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके आप समझा सकते हो। पर सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू करो, वो सबसे जरूरी है। फिर फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आप तो इतना प्रभावित हो कि आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, पर अगर किसी के मन में ये मेन गोल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ यू जस्ट से इन जनरल कि ये चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा आप बता सकते हो कि हाँ पढ़ाई में असर होता है, हो सकता है उस पॉइंट से कुछ लोग समझ पाए, पर मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये आकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब तक यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू कंट्रोल इट, नोबडी विल डू इट। तो आज की डेट में खाली मॉरल एडवाइस किसी को देना और समझना कि वो उसे फॉलो करेंगे, मुश्किल है। सो फॉलोइंग मोरालिटी विदाउट रिलीजन, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है कि मैं आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छे संबंध है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे इससे मन विचलित हो जाता है, ये सब पॉइंट्स करके। पर मेन हमारा रीजन है कि आपके आध्यात्मिक जीवन पे असर होगा, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे ठीक है मन विचलित होता है, फिर पर क्या फर्क पड़ता है, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। पर अगर किसी का लक्ष्य है कि इसकी वजह से अब ना मैं अब प्रगति कर पा रही हूँ और बाकी जीवन में भी हमेशा मेरे मन में रहेगा, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। आप प्रयास कर सकते हो, पर ज्यादातर अपने ऊपर लागू करो, बेहतर। जी माता जी, एक और प्रश्न है जो कि एक 15 साल की लड़की ने पूछा है कि माता जी, हम मान लेते हैं कि हम खुद नहीं किसी को सिलेक्ट करते शादी के लिए, ना ही डेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अगर वो रिश्ता गलत भी तो हो सकता है, तो फिर ये क्वेश्चन हाँ, है। हो सकता है, पर आपको अपने पेरेंट्स के साथ मिलके प्रयास करना चाहिए कि आप सब चीजें देख के ही करें। मतलब आजकल पेरेंट्स ऐसे तो नहीं करते कि बस अब वो खुद सिलेक्ट कर लेंगे और आपके विचार नहीं पूछेंगे। तो टुगेदर इट शुड बी अ म्यूचुअल डिसीजन। आप भी बताइए कि आपके क्या विचार हैं, क्योंकि हम एक चैट में पढ़ रहे थे कि अगर किसी स्त्री का ऐसे पुरुष से विवाह होता है जिसके लिए उसको बिल्कुल आकर्षण नहीं है, तो ये क्राइम कहलाता है, मतलब ये तो अपराध है। तो वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था कि भाई हम कोई भी हो, हमारे हिसाब से ये लड़का अच्छा है तो हम लड़की से विवाह कर लें। बहुत चीजें देखी जाती थी। तो आपको भी हमने ये एक सेशन किया था गृहस्थ टॉपिक्स पे कुछ हफ्ते पहले, और भक्ति विकास महाराज के वेबसाइट पे अपलोडेड है। कंपैटिबिलिटी, कि कैसे कंपैटिबिलिटी डिटरमिन की जाती है, हॉरोस्कोप चेक किया जाता है, फिर जो लोग उस इंसान को जानते हैं उससे बातचीत की जाती है। और आजकल इस्कॉन में एक क्वेश्चनर है जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस देते हो, फिर जो पुरुष है वो भी अपने प्रेफरेंसेस दे सकता है कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी लाइफ में गोल क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो फिर आप जब उनके सवाल जवाब ऐसे होते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनकी विचारधारणा कैसी है। तो सब मैच करके आगे बढ़ना चाहिए। ये डिसीजन बहुत ध्यान से लेना चाहिए। तो कम पॉसिबिलिटी है कि गलत होगा। गलत का मतलब कि परफेक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए दिस होल कॉन्सेप्ट कि मेरा एक सोलमेट है और अगर वो नहीं मिला तो मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। दिस इज ऑल जस्ट फेयरी टेल्स। मतलब कोई मोर और लेस अच्छा इंसान मिल जाए, जो मतलब जिसका चरित्र अच्छा है और बहुत अच्छा होगा, अगर वो भक्ति में बढ़ना चाहते हैं,
तो ऐसे इंसान से अगर विवाह हो जाए तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपके कुछ विषयों पे विचार नहीं भी मिले तब भी आप मतलब यू कैन वर्क इट आउट टुगेदर। तब भी ये सब देखने के बाद भी हो सकता है कि कोई बहुत ही गलत इंसान मिल जाए, but those chances are rare। और ये चांस तो तब भी हो सकता है अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप से जाएं, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते कि इंसान का असली चरित्र कैसा है ना। तो शादी के बाद पता लगे कि अरे ये तो बिल्कुल ही अलग है, या शुरू में सही हो पर लोग बदल भी जाते हैं, तो देयर इज नो गारंटी। पर अगर हम बड़े लोगों बड़े बुजुर्गों की सलाह लें और थोड़ा इन अ मैच्योर सेंसिबल वे अप्रोच करें, बिकॉज दिस इज सच अ बिग डिसीजन, तो चांसेस आर कि हम ज्यादा बेहतर सिलेक्शन कर पाएंगे ये एज कंपेयर टू कि हम बस हम बहुत यंग हैं, हमारा तजुर्बा कम है लाइफ में, और हम विम्सिकली किसी को सिलेक्ट कर लें एज अ लाइफ पार्टनर, है ना। विम्सिकली मतलब हम इतना सोच विचार नहीं कर सकते इस उम्र में, हमने देखा ही क्या है जीवन के बारे में। तो आई एग्री, हो सकता है कि गलत हो जाए पर संभावना कम है, तो इट्स अ सेफर रूट टू फॉलो। जी माता जी। माता जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक माता जी ने प्रश्न किया है कि when we tell devotees that they can marry if they cannot leave that person, they say that it's too early to get married. We want to focus on our careers as well and want to get settled at the same time. They can't leave their boyfriend. So in that case, what can we suggest them? देखिए, वी फॉलो शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जैसे वो प्रचार करने लगे, सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्यों की विवाह करवाया, क्योंकि ये अगर आपको साथ में रहना है तो वैवाहिक जीवन सूटेबल है। और करियर का इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल तो कोई इतना ऑब्जेक्ट नहीं करते कि करियर नहीं हो सकता शादी के बाद। तो आई वुड सजेस्ट, अगर संबंध में है और वह इंसान उनके लिए सूटेबल है, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ संबंध में हो तो विवाह करना एकदम जरूरी है। तो प्रायोरिटी शुड बी कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो तो आपको डिवोटी हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। तो अगर आपके संबंध बहुत गहरे नहीं है और वह इंसान आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देगा, तो हो सकता है आपको उनके साथ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है नहीं ही इज सूटेबल, तो फिर करियर और इन चीजों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। एक शादी का समय होता है, वो पहले शादी लेट हो, फिर करियर में हम बिजी हो जाएं, बच्चे लेट हो, इसका हमारे पे बुरा असर होगा। कुछ चीजें टाइम से कर लेनी चाहिए। करियर के लिए पूरा हमारा जीवन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए इतना नहीं सोचना चाहिए। जी माता जी। वैभवी तिवारी माता जी ने हैंड रेज किया। माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। So my question was कि it is not necessary right कि जो like devotion में नहीं है वो ही गलत हो। Can a devotee be also wrong? I mean अगर किसी के साथ आपका marriage relation होने वाला है and that Prabhu ji is in the beginning he is very nice and maybe later he turns out to be bad, तो ऐसे भी कुछ possibilities हो सकती हैं। And how to overcome from that dilemma ki okay I had a thought ki I will go with a devotee and then maybe Krishna led you to that person and फिर उसके बाद जब वो इस तरीके से turn out होते हैं, तो how to come out with that situation? हाँ, इसीलिए वैभवी आपका सवाल सही है। कई बारी इवन डिवोटीज में हम सब कुछ देख के करते हैं, पर जैसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो हमें लगता है कि सही नहीं है। इसीलिए जो मैच्योर
भक्त हैं जो मैच मेकिंग करते हैं, वो हमेशा सलाह देते हैं कि इवन अगर हमारी बात हो रही है विवाह के बारे में, पर जब तक विवाह हो ना जाए थोड़ी दूरी रखें। तो अब इस दौरान आपको अगर लगे भी कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, आई मीन ही मे बी अ नाइस पर्सन, बट फॉर सम रीजन आपके विचार नहीं मिलते, तो आप फिर अगर मंगनी नहीं हुई तो आप आगे उनके साथ नहीं करके किसी और के साथ कर सकते हैं। पर वही बात है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना विदाउट डिटर्मिनिंग कि ये सूटेबल है कि नहीं। देयर शुड बी अ प्रोसेस कि आप देखो, सबकी सलाह लेके जो भी हमने डिस्कस किया हॉरोस्कोप और ये सब करके फिर थोड़ी बहुत आप बातचीत कर सकते हैं। सब सही लगे तो विवाह कर लेना चाहिए, और अगर नहीं तो उसी टाइम स्टॉप कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए कि कई बारी नहीं बनती, 2-3 कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें नहीं हमें बाद में पता चलता है, जैसे आप बोल रहे हैं शुरू में ठीक लगता है, पर कुछ ऐसे बातें आती हैं जो हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो ठीक है विवाह के पहले ही आपको पता लग गया, इससे अच्छा आप रोक दो। पर इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि ऑलरेडी सोच के कि हम विवाह करने वाले हैं, हम डेट्स पे भी चले गए, हम घंटों फोन पे बात कर रहे हैं अकेले यहाँ वहाँ, तो ये सब नहीं करना है। द प्रॉपर वे इज कि सबकी सलाह मशवरा लेके आप प्रभु से मतलब इन अ ग्रुप के कोई बड़े बुजुर्ग हो उनसे मिलिए 2-3 बारी, अगर सब अच्छा लग रहा है, सब सही बैठ रहा है तो विवाह कर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चैट में क्वेश्चन है कि माता जी जो लव मैरिज ऑलरेडी जिन्होंने कर ली है उनके लिए क्या एडवाइस है, जिनको पहले गाइडेंस नहीं मिली एंड वो लोग आगे बढ़ चुके हैं? हाँ, कोई बात नहीं, जिनका विवाह हो गया अब आप निभाओ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर दिक्कत आ रही है तो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब वैवाहिक जीवन में तो आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है अगर आप डिटर्मिन्ड हो, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए हम सब शुरू से तो भक्त, मतलब हम सब इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो या अच्छे संस्कार मिले हो, या अच्छे संस्कार मिले भी हों पर हमने जीवन में गलतियां करी हैं, तो ठीक है जो हो गया हो गया, अब हमें आगे देखना है अपना जीवन सुधार सके। दिक्कत नहीं। जी माता जी। माता जी एक प्रश्न है, माता जी अगर हमारा किसी के साथ रिलेशन हो बहुत इयर्स तक और उसमें हमने बहुत इन्वेस्ट किया हो अपना टाइम एंड अटैचमेंट, बट हमारी शादी किसी और से हो जाए फिर, बट हमारी लाइफ में तब भी पास्ट घूमता रहे और उससे प्रेजेंट रिलेशन में नेगेटिविटी आए, तो क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए और ज्यादा अपने आध्यात्मिक जीवन पे, बच्चों पे, मतलब अपने लाइफ में आप बिजी रहिए और अपना लीजिए, स्वीकार करना है कि अब ये मेरा जीवन है, जो पास्ट है वो गया, अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो हमें अपनी जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते रहें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पिछले बातें सोचते रहें, तो हमें दिक्कत ही आएगी। आगे बढ़िए, बिजी रहिए, अच्छे कामों में बिजी रहिए, तो धीरे धीरे वो हम चीजें भूल जाएंगे। कैसे ये विचार हमारे मन में आते हैं ना, और फिर हम उन पे सोचने लगते हैं, तभी हमें तकलीफ होती है। जैसे ही विचार आए हम उस पर ध्यान ना दें, तो फिर धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। और अगर हम स्वयं कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि अरे यू नो मेरे पति ध्यान नहीं देते, उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा सुख था, और ऐसे ऐसे सोचने लगे, तो वो कभी हमारे मन से जाएंगे नहीं, और फिर नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। पहले हम अपना अब जो स्थिति में है उसे स्वीकारें और पास्ट को भूल जाए, उसमें इतना विचार ना। ध्याय तो विषयान पुंसाम, मतलब हम पहले ध्यान देने लगते हैं, फिर उस पर ज्यादा हम सोचने लगते हैं, इसीलिए फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। बस शुरुआत हमारे ध्यान से होती है कि हम सोचने लगते हैं। जी माता जी, एक और यंग गर्ल का क्वेश्चन है
कि I have heard in a lecture that Srila Prabhupada had said in teenage group, girls get sexually agitated, and if any male member wish to fulfill their desire, they feel that man to be their hero, no matter is their age. How to reduce that agitation, as in today's age, I can't marry early before getting stable in my career? Yeah, this is actually a problem because these things are natural. ये स्वाभाविक है कि हम ऐसा आकर्षण महसूस होता है, और ऐसी सोसाइटी में हम ऐसा हो गया है कि बहुत मुश्किल है। एक तरफ से हम माता पिता बोलते हैं ये चीजें गलत हैं, मत करो, पर वही माता पिता हमें ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स साथ में हैं, बातें कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आप ये सब चीजें समझ रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो प्रयास में लगे रहें। जैसे मैंने बोला, ये ध्यान रखें अपने मन में कि मेरा भी एक सही समय आएगा इन सब चीजों के लिए विवाह के बाद, तो उसको बस थोड़ा पोस्टपोन कर दें अपने मन में कि कुछ समय बाद सब एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। अभी टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए एक चैट में कोई पूछ रहा था कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या सही उम्र है विवाह करने के लिए, तो 18 मेरे हिसाब से, तो बिकॉज दैट्स द लीस्ट लीगल एज। 18 अच्छी उम्र है। अगर आपके जिस फैमिली से शादी कर रहे हैं वो अनुमति दें कि आप अपना पढ़ाई या जो भी कुछ करना चाहते हैं आप शादी के बाद। ऐसा भी होता था वैदिक संस्कृति में कि विवाह कर लेते थे, पर छोटी उम्र में अगर विवाह होता था तो वो माता पिता के घर में रहते थे, जाते नहीं थे हस्बैंड के घर पर। ऑफ कोर्स दैट वाज अगर बहुत छोटी उम्र में होता था। पर जैसे ये बोल रहे हैं कि टीनेज में ऑलरेडी वी आर रेडी, तो अगर जल्दी विवाह हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑफ कोर्स इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है कि जिससे विवाह हो उनको भी समझना चाहिए कि थोड़ा बचपना है, उनको एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना दें या बहुत प्रेशर ना हो उन पे, तो हो सकता है। आप प्रयास करें कि आकर्षण है तब भी उस पे आगे ना बढ़े, इंतजार करें विवाह। और माता पिता को बोलिए जल्दी विवाह कर। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक और डिवोटी माता जी हैं, उनका प्रश्न है, माता जी, वन ऑफ माय डिवोटी फ्रेंड्स इज इन अ रिलेशनशिप विद अ डिवोटी गाय. They have a quite intimate relationship. She is senior to me. When I asked her if this is right, then she said it's fine because we want to marry eventually. And we both are devotees. Her thinking is influencing me as well. Now, how should I deal with it? अगर वो आपसे सीनियर है तो आप डील नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि वो आपकी बात तो नहीं सुनेंगी। आप कोशिश कर सकते हो कि अगर कोई और माता जी हैं जिनको वो मतलब जिनकी बात वो सुनती हैं, तो उनको आप समझा सकते हो, और वो अगर उनको बोले तो प्रभाव हो सकता है उन पे। क्योंकि कोइंसिडेंटली किसी ने मुझे फोन करके कुछ दिन पहले यही सवाल पूछा था। वो रिलेशनशिप, दोनों डिवोटीज हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादी मतलब मंगनी हो गई है उनकी, और वो बोल रहे थे कि क्या बुराई है अगर हम थोड़ा शारीरिक हमारा कुछ संबंध हो। तो मैंने उसको यही चेतावनी दी कि देखो, मंगनी का मतलब ये नहीं कि शादी अवश्य हो जाएगी। कई बार ये स्थिति बदल जाती है, हम कह नहीं सकते, हमारे वश में नहीं होती। और तो ऐसी सिचुएशन होती है कि लास्ट मिनट पे शादी टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है, लोग बदल जाते हैं। तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। चाहे आप दोनों डिवोटी हैं, आप 100% श्योर हो कि आपका विवाह होने वाला है, तो थोड़ा और इंतजार कर लें, पर ऐसा रिस्क ना लें कि विवाह के पहले संबंध रखें, क्योंकि ये तो इलिसिट रिलेशंस है। इसमें कोई मतलब एम्बिग्विटी नहीं है, कोई शंका नहीं है कि ये सही है कि गलत है, ये सही नहीं। पर ये चीजें आप
क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं, आप नहीं समझा पाओगे, पर एटलीस्ट आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। और अगर कि कोई और उनको बता सके कि कोई गारंटी नहीं है। जब तक विवाह ना हो अपनी दूरी बनाए रखें, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, कीप दैट, क्योंकि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। और इसी तरह से एक्चुअली एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। अब देखिए, मैं मायापुर का उदाहरण देती हूँ, यहाँ पे तो सब डिवोटीज हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डिवोटीज हैं, उनके संबंध होते हैं, मंगनी भी होती है, पर कई बार ये टूट जाती है। पर तब तक आप आगे बढ़ चुके हो, तो क्या प्रभाव होगा? ना तो खुद के जीवन में अच्छा होगा, और मतलब पूरी कम्युनिटी में थोड़ा एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, क्योंकि फिर सब ऐसे it becomes common, it becomes normal. ऐसा नहीं होना चाहिए। जी माता जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम बात करना थोड़ा कम कर देते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी टॉन्टिंग होती है कि बहुत एटीट्यूड है, या इस तरह से कोई और ही प्लेनेट से आई है। माता जी, इसको कैसे डील करें? आप कोई और एक्सक्यूज बना दीजिए कि आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हैं, या आपके माता पिता थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। माता पिता की बात तो सब समझ जाते हैं, क्योंकि भारत में काफी लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, तो उनको पता चला और वो स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आप यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, आप ये नहीं चाहते कि आपके लिए आगे चल के कोई दिक्कत हो। इस तरह से कोई और एक्सक्यूज बना दीजिए, क्योंकि आप अगर समझाना चाहोगे तो नहीं समझ पाएंगे लोग। और देखिए, लोगों का काम है किसी ना किसी बात पे गॉसिप करना या किसी को नीचा दिखाना, वो भी थोड़े टाइम के बाद बोर हो जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, ये ऐसी ही है। आप एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे लक्ष्य के लिए है, और आपके लिए जीवन में उसका फायदा ही होगा। तो उसको आप पकड़ के रखिए और थोड़ा इग्नोर करिए ऐसे कमेंट्स। लोग जी माता हमेशा जी। बोलते हैं, अगर आप अपने सादगी से रहना चाहते हो तब भी मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा बॉयज से फ्रेंडशिप करते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस, मतलब लोगों का काम है बोलना, तो उसको आप इग्नोर करें। जी माता जी। Mataji, if a girl and boy don't connect physically to each other, and also boy supports her devotional activities, and they frequently meet in temple, only these things are there. So is it okay? इट्स ओके, पर कोई भी ऐसा रिश्ता हो ना, जैसे हमने बोला जस्ट फ्रेंड्स, या वो शुरू में डिवोशन की बातें कर रहे हैं, पर आकर्षण तो है ना लड़का और लड़की के बीच में, तो फिर व्हाई नॉट फॉर्मलाइज इट। मतलब फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा संबंध है, तो फिर विवाह में बदल जाना चाहिए। और अगर विवाह में नहीं बदल जाना चाहिए, मतलब ऐसे आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि इस स्टेज पे विवाह कर सको, या यू आर नॉट श्योर वेदर दैट्स व्हाट द बॉय वांट्स, आप खुद नहीं जानते कि वो लड़का ये चाहता है कि नहीं, तो फिर ऐसे संबंध नहीं रखने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर हम लड़कों से दोस्ती नहीं रखते तो कुछ बहुत मिसिंग होगा हमारी लाइफ में, कि अगर ऐसे लड़की है वो इस प्रभु से बात नहीं करेगी तो बहुत ही उसके जीवन में खालीपन होगा। बाकी जो माता जी है उनसे दोस्ती बनाए रखें। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऐसी चीजों से। हमारे मंदिर में, कॉन्ग्रीगेशन में एक्चुअली एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। हो सकता है आपके मन में कोई दूषित नहीं हो, आप अच्छे भावना से ही बातें कर रहे हैं, बट इट सेट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल। सब लोग आपकी तरह नहीं होंगे। कोई ऐसे सब बातचीत करने लगे मंदिर में, तो धीरे धीरे फिर स्कैंडल हो जाता है, और फिर लोगों को माता पिता सोचते हैं हम तो अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे थे और देखो क्या हो। मतलब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू सेट अ गुड एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी। तो
मतलब डिवोटीज भी हैं, पर लड़के लड़की में बातचीत थोड़ी कम हो तो बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं तो फिर विवाह के संबंध में सीनियर्स से बात करनी चाहिए और उस तरह से फिर आप संबंध रखिए। जी, निर्मला माता जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, how do we know that my daughter is in relationship with a boy? You will know if you are a very good friend to her. तो ये तो हमें शुरू से अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा संबंध रखना है कि हम बिना उन्हें जज करें उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि उनके फ्रेंड्स कौन हैं, और विदाउट बीइंग वेरी के हमेशा उनके सर पे हम हैं, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। बट ये सब चीजें माता पिता होते हुए हमें समझाना चाहिए कि हम बस तुम्हारा फिक्र करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। शुरू से मैं तो अपनी बच्चियों पे बहुत ध्यान रखती हूँ। हो सके तो उनको जाके छोड़ देती हूँ, अगर अपने दोस्तों के पास उनको खेलने जाना है या किसी से मिलने जाना है तो हमें स्वयं ध्यान रखना है और इस तरह से करना है। जब वो स्कूल से आए, कॉलेज से आए, उनसे पूछो कैसा था दिन। आपको पता होना चाहिए कि उनके दोस्त कौन हैं। तो यही तरीका है। वैसे तो और क्या कर सकते हैं, मतलब अगर कोई छुपाना चाहे तो इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड। पर शुरू से हमें ऐसा अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि अपने माता पिता के साथ बात कर सकते हैं। मतलब हम भी अपने बच्चों को बताते हैं, चलो बेटा गलती भी हो गई तो इतना हम ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, है ना। तो just we should have the relationship where our children feel that they can come to us with anything. मतलब ये ऐसी हमारा रिश्ता होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, उनको पता है ये हमें अच्छा नहीं लगता, पर उनको आके बता देना चाहिए और हमें थोड़ा जी। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। Okay, thank you so much, माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। माता जी, what can be an ideal daily routine for a college girl spiritually and academically so that we will not get time to think much about these things? कॉलेज में तो वैसे भी पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है that we struggle to give instruction to college girls कि वो अपनी चैंटिंग करें, तो समय कहाँ होता है। अगर आप ठीक से सोचें तो बहुत कम टाइम होता है। One should be physically also active. आजकल हम देखते हैं कि कई बारी तो बच्चे बहुत ध्यान देते हैं, कई बारी बिल्कुल ही आलसी हो जाते हैं। तो आप अपना ऐसा रूटीन रखें कि सुबह का रूटीन बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो स्पेशली अगर कॉलेज लाइफ हो, वर्किंग हो, या आगे चल के आपका विवाह होगा तो बच्चे होंगे, उनके साथ हम इतना बिजी हो जाते हैं कि जो सुबह का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह के समय उठ के अपना चैंटिंग करिए। पूरी चैंटिंग नहीं होती तो एटलीस्ट 8, 10, 12 राउंड्स करिए। आप कुछ पढ़ सकते हो तो इससे क्या होगा कि आपका सुबह का टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ा आप योगा कर सकते हो, यू कैन गो फॉर जपा वॉक, और फिर आपका टाइम ऑफ कोर्स कॉलेज में जाएगा। फिर आप घर वापस आओगे, थोड़ी सी अगर आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हो, और इफ यू आर इन हॉस्टल व्हाटएवर, और ऑटोमेटिकली आप जल्दी सो जाओगे क्योंकि जल्दी उठना है। तो इससे हमारा रूटीन बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर हॉस्टल में हो तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, यू मे हैव टू ट्वीक इट अ बिट के, पर अपने दिन में ये सब चीजें एक थोड़ा चेक बॉक्स कर लो कि चैंटिंग करनी है, थोड़ी सी रीडिंग करनी है शास्त्रों की, थोड़ा कोई लेक्चर सुनना है, कीर्तन सुना करो, तो इससे बहुत समय अच्छे से निकल जाएगा। और फ्रेंड्स के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। ये उम्र है हमारी, बाकी गर्ल्स के साथ हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, नॉर्मल हंसी मजाक जैसे करते हैं।
और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कॉलेज में तो आप पढ़ाई अच्छे से कर लें तो माता पिता को भी अच्छा लगता है। मतलब व्हाटएवर यू हैव टेकन अप दैट थिंग, सो यू शुड अचीव इट प्रॉपर्ली। हमें भी खुद कॉन्फिडेंस आता है। तो हम जानते हैं कि भौतिक विषयों में इतना कोई हमारा आगे चल के जीवन में लाभ नहीं है, पर तब भी जो भी हमने लिया है हमें अच्छे से करना चाहिए। तो समय तो ऐसे निकल जाएगा। जी माता जी, उनका रिप्लाई आया है। थैंक यू सो मच माता जी, काइंडली ब्लेस मी, आई रियली विश टू बिकम लाइक यू। Oh, please. There are many better role models that we can aspire for. Hare Krishna. I हरे hope कृष्ण। it will be very good. माता जी, एक और प्रश्न है, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या मैं पूछ लूं? शॉर्ट है। हरे कृष्णा माता जी, what to do if elders are repeatedly asking us to interact with opposite gender? बड़े ही बोल रहे हैं अगर, तो फिर क्या किया जाए सोशल होने के लिए, लाइक काइंड ऑफ ऐसे? इग्नोर करें और क्या। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसे जैसे पार्टी है और बाकी हम पेरेंट्स के फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उस विषय से बोल रहे होंगे, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा हाय हेलो कर लें। सबके सामने हमें एकदम अलग भी नहीं दिखना कि पेरेंट्स को अजीब लगे। पर अगर वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने स्कूल कॉलेज में बाकियों से मिलनसार होना जरूरी है, तो आप हाँ कर दो। पर स्कूल में जैसे आपको सही लगे या कॉलेज में वैसे ही करिए। पेरेंट्स को हमें एकदम अपोज नहीं करना, उनको उद्देश्य नहीं देना कि नहीं ये गलत है ऐसे वैसे, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप छोटे हो। तो आप उनकी बात सुन लो, पर करो जो आपको लगता है सही है शास्त्रों के हिसाब से, नॉट अपने मन से, जो जैसे हम शास्त्र बता रहे हैं। तो ये सही नहीं है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इनकरेज कर रहे हैं कि आपको मिलनसार होना चाहिए लड़कों के साथ, तो उसको आप इग्नोर करिए। उनके सामने अपोज मत करिए, पर उस पर ध्यान मत दीजिए, अप्लाई मत करिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं, और श्रील प्रभुपाद श्री कृष्णा के भी, कि उन्होंने हमें आपसे संग करवाया। और आप हमेशा स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, आपका परिवार भी हमेशा हेल्दी रहे, ताकि हमें आपकी एसोसिएशन मिलती रहे। माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं भी बहुत आभारी हूँ। जब बहुत तकलीफ वाला मेरा समय था, सब डिवोटीज ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, तो मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि उससे मुझे कितनी मॉरल स्ट्रेंथ मिली, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है कि बहुत सारे जीवन के बाद मैं आपका ऋण चुका सकूं सेवा करके। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके माता जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।